ये नदी पढ़ाना हम क्यों स्टार्ट किया? सबसे पहले ये एक पॉइंट है कि आखिर अन्य नदियों को छोड़ के डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ाना क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये न्यूज में है, इसीलिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी अन्य नदी के तुलना में। ऐसा हुआ है कि अभी हाल फिलहाल जो 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हमला हुआ था, उस हमले के फलस्वरूप भारत ने क्या किया था, सिंधु नदी और चेनाब नदी का जल रोक दिया था, पाकिस्तान में न जाने पाए। और पाकिस्तान इसके लिए भारत को धमकी दे रहा है इस समय, कि ये धमकी दे रहा है कि हम चीन से कह के, अपने आका चीन से कह के हम भारत का पानी बंद करा देंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्लॉक कर देंगे, ऐसा उसका कहना है। तो उसके लिए एक मैसेज है मेरी ओर से, पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि मैं पाकिस्तान को ये बता देना चाहता हूं कि मोदी गवर्नमेंट कुछ करे या ना करे, लेकिन प्रकृति ने बहुत अच्छा काम भारत के पक्ष में किया है। प्रकृति ने ऐसा काम किया है कि चाइना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकना भी चाहे तो रोक ले, वो कोई इशू नहीं बनेगा। कारण क्या है इसका? इसका प्रमुख कारण है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने वास्तविक स्वरूप जो पकड़ती है, अपने वास्तविक स्वरूप में आती है, वो भारत में आके बनती है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि सारी उसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है ना, वो भारत से उद्गम होती हैं, या तो कुछ ऐसी नदियां, 2 ऐसी नदियां हैं अपवाद, जो तिब्बत से निकलती हैं, अपवाद में है। बाकी सभी नदियां जो है इसकी सहायक, वो सब भारत से निकलती हैं और भारत में ही आके मिल जाती हैं। परिणाम स्वरूप हमें यह देखने को मिलता है कि ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की कमी नहीं होगी। ठीक, तो चाइना चाहकर भी भारत का पानी रोक के भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए चाइना जो है पाकिस्तान को इसके लिए कह भी सकता है कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, और करने से फायदा भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये मैसेज पाकिस्तान को है। पाकिस्तान के अगर कोई लोग देख रहे हैं तो इसको जरूर समझ लीजिए कि क्या हाल होने वाली है आपको। तो आपके आका इसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए चलते हैं, समझते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आखिरकार निकलती कहां से है, उसके संदर्भ में डिस्कस करते हैं। सारी बात को डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 देशों में प्रवाहित होती है। एक चाइना में प्रवाहित होती है, दूसरी जो है भारत में प्रवाहित होती है, और तीसरी जो है बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इन 3 देशों में यह प्रवाहित होने वाली नदी है। और भारत में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, ठीक है, जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, उनमें यह सबसे बड़ी नदी है। क्या है? यह सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना? भारत सेकेंड लार्जेस्ट जो है, इसकी दूरी जो इसकी लंबाई है नदी की, सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब जिस तरह ये क्रम है ना, उसी तरह इनकी लंबाइयां भी इनमें आती हैं। सबसे अधिक चीन में आता है, दूसरा भारत में आता है, तीसरा बांग्लादेश में आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 1600 समथिंग किलोमीटर जो है वो चीन में ही आ जाता है। ठीक है ना? और बाकी जो है भारत में लगभग 600 समथिंग आ जाता है, और इसी तरह से 300 समथिंग जो है आपका कहाँ आता है? बांग्लादेश में। बात करें कहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि आपका मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के निकट तिब्बत में है। कहां पे है? मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के निकट तिब्बत में लोकेटेड है। कौन सा? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, जहां से यह नदी निकलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लोकेटेड तो हो गई चाइना में ये, क्योंकि तिब्बत चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से यह नदी का उद्गम होता है, वो भी मानसरोवर झील के निकट। लेकिन याद रखिएगा, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर तथा मानसरोवर झील का जो गैप है दोनों का, वो 80 किलोमीटर की गैप है, पूरी 80 किलोमीटर की गैप है। ठीक है ना? तो आप लोग ये बताएंगे कि यहाँ पे कैलाश पर्वत जो है, कैलाश पर्वत वो किस देश के अंतर्गत आता है, इंडिया या चाइना? ठीक है, अगर जिसको पता है वो कमेंट करके बताइएगा। आप लोग बताइए क्या है आंसर इसका। अच्छा ठीक है, चलिए आइए आगे। देखिए, कुछ इस तरह से जो है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलते हुए, इस तरह से मूव करते हुए यहां से भारत में प्रवेश करती है। जहां से भारत में प्रवेश करती है उस जगह का नाम है यांगयाक दर्रा, अरुणाचल प्रदेश।
यांग याक दर्रा अरुणाचल प्रदेश से यह भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, यह नदी। लेकिन इससे पहले इसको, इस नदी को इतना घुमाता कौन है? तो घुमाता है नामचा बरवा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नामचा पर्वत। ये पूर्वी भारत की हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। पूर्वी भारत की हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। सर्वोच्च चोटी है। ये बात क्लियर है सबको? कोई डाउट? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नामचा पर्वत जो है हिमालय की पूर्वी हिमालय वैसे याद रखिएगा, उसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो नामचा बरवा है, ठीक है ना। आपको ये बात ध्यान रखना है। और यह नदी सिर्फ 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। वो 2 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश व असम राज्य में प्रवाहित होती है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करता हूं उसके बारे में जो इसके लिए खास है। उससे पहले थोड़ा सा ये नाम देख लीजिए, इस नदी को कहां पर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यरलुंग की। तो यरलुंग जो है चीन में कहते हैं और सांगपो जो है तिब्बत में कहते हैं। कुछ लोग तिब्बत में यरलुंग भी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि चाइना वाले स्पेशली इसका नाम जो बोलते हैं वो बोलते हैं यरलुंग या लुत्ससांग। इसका पूरा नाम है ये, ठीक है ना, यरलुंग या लुत्ससांग, ठीक है ना। ये इसका पूरा नाम है चाइना में। बट तिब्बत वाले जो है यारलुंग भी कहते हैं और सांगपो भी कहते हैं। तो स्पेशली सांगपो जो है वो तिब्बत वाले कहते हैं। कहां कहते हैं? तिब्बत वाले लोग कहते हैं। सियांग और देहांग इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में है। सियांग बोल लीजिए या देहांग बोल लीजिए, इसका नाम जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और यही ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र कहां पे नाम है? तो ब्रह्मपुत्र का नाम असम में पड़ता है। इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। हिंदी में पढ़िएगा तो एक ऐसी नदी है जो पुल्लिंग में आती है, स्त्रीलिंग में नहीं आती है। ये बात याद रखिए। ब्रह्मपुत्र और कृष्णा नदी 2 भारत की ऐसी नदियां हैं जो पुल्लिंग हैं। वो क्या है? पुल्लिंग है। बाकी सभी नदियां क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जमुना की बात करें तो जमुना जो है वो बांग्लादेश में बोलते हैं इसे। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और मेघना जो है बंगाल की खाड़ी में बोलते हैं। क्योंकि मेघना नदी जब जमुना से मिलती है तो उसका नाम मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना है। और वो कहां होता है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके नाम कई बार एग्जाम में नाम पूछ लिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पे किस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। आगे आइए। अब देखिए यहां पे कुछ पॉइंट्स आपको दिखा देता हूं। देखिए ये वही नामचा बरवा पर्वत है। ये नामचा बरवा जो पर्वत है ना वो यही है। ये नामचा बरवा पर्वत के किनारे से देखिए नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रवाहित होती है। तो ये जो नामचा बरवा है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के पास, तो अरुणाचल प्रदेश में यह जो बनाती है वो क्या बनाती है पता है? गार्ज बनाती है। जबकि तिब्बत में जो है कैनियन बनाती है। तिब्बत में क्या बनाती है? कैनियन। कैनियन मतलब चौड़े में बहना और गार्ज मतलब सरकरे मार्ग में बहना, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी गार्ज पूछ लेता है। गार्ज क्या होता है? तो आपको बताना होगा कि जब नदियां सरकरे मार्ग से गुजरती हैं तो उसको गार्ज कहते हैं। जब वो चौड़े मार्ग से बहती है तो उनको क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये वही बात है, गार्ज, दिहांग गार्ज बोलते हैं इसे क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में है, यांग याक दर्रे के समीप, ठीक है। और कैनियन, इसे कैनियन सांगपो कैनियन कहते हैं। और ये नामचा बरवा के निकट तिब्बत वाला है। कहां पे है? तिब्बत वाला रीजन है। आ जाइए, पूरी की पूरी कहानी देखिए यहां पे सिमट जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि इसकी सारी की सारी सहायक नदियां जो है भारत से उद्गम होती हैं और भारत में मिल जाती हैं। ज्यादातर की बात मैंने किया, ठीक। अपवाद कौन कौन सा था? देखिए, एक मानस है, एक संकोच गदाधर या स्वर्णकोसा, इसे स्वर्णकोसा भी कहते हैं, संकोच भी कहते हैं, गदाधर भी कहते हैं, ये सब नाम है इसके। और एक आपका ये कामेंग नदी जो है ये इंडिया चाइना के बॉर्डर यानी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से, बॉर्डर से निकलती है। तो इसे रोक सकता नहीं है, ठीक है। रोक सकता है सिर्फ इसको, सुबनसिरी को। किसको रोक सकता है? सुबनसिरी को रोक सकता है, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी। और इसके जल का जितना 100% जल होता है ना, 100% में से 7.92%
7.92% अकेले सुबनसिरी जो है जल प्रदान करती है ब्रह्मपुत्र नदी को, 7.92%, ठीक है ना, अकेले प्रदान करती है इतनी, ये आपकी सुबनसिरी नदी। हालांकि इस नदी का भी पानी रोकने के लिए चाइना को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। आई दिबांग नदी अरुणाचल से निकलती है, लोहित या खूनी भी अरुणाचल से निकलती है, दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग अरुणाचल से निकलती है। ये सभी नदियां अरुणाचल से निकलती हैं और आके मिलती हैं यहाँ पासी घाट में। ये दोनों नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी, दिबांग और लोहित। यही वो लोहित नदी है जिसपे भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज है, ढोला टू सादिया। ढोला एक गांव है असम का, सादिया एक गांव है अरुणाचल प्रदेश का। ढोला क्या है, एक गांव है असम का और सादिया गांव है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना। तो ये लोहित नदी पर बना हुआ है भूपेन हजारिका ब्रिज। कौन बना है, भूपेन हजारिका ब्रिज बना हुआ है, जो भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, 9.2 किलोमीटर लंबा। कितना लंबा है, 9.2 किलोमीटर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 9.2 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे बड़ा नदी ब्रिज है। लेकिन आप लोग बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है, बस ब्रिज कौन सा है। प्रश्न ये है सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है, ये नहीं प्रश्न है कि नदी का कि समुद्र का, क्या, ये इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आप कोई भी बता सकते हैं जो सबसे बड़ा हो। हावड़ा पंबन तो बहुत छोटे छोटे हैं भैया, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे हैं, उनकी तो तुलना ही मत करिए। इससे नहीं तुलना कर सकते हैं तो आप बड़का स्तर कैसे तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो सोचिए इसको और उत्तर दीजिएगा मुझे बाद में। चलिए आइए, दिहिंग बूढ़ी दिहिंग या दिहिंग बूढ़ी कहते हैं इसे, तो दिहिंग मुख में आके मिल जाती है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी पर एक और ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम जो है वो नाम क्या है पता है, वो नाम है आपका डिब्रूगढ़ टू धीमाजी। डिब्रूगढ़ टू धीमाजी, ये आपका बोगीबिल पुल है। कौन सा पुल है, बोगीबिल पुल है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और विवेक एक्सप्रेस जो है, भारत की विवेक एक्सप्रेस, वो असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे दूरी तय करने वाली भारत की ट्रेन है। कौन सी, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। और वो यहीं से गुजरती है, इसी ब्रिज से होकर डिब्रूगढ़ से सीधे कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। आइए, सुबनसिरी तिब्बत से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक है और आके लखीमपुर में मिल जाती है। कहाँ मिलती है, लखीमपुर में। उससे पहले देखेंगे आप ये वाले रीजन में, देखिए मांजुली नदी द्वीप है। कौन सा है, मांजुली नदी द्वीप है। और ये मांजुली द्वीप जो है 2016 में असम का 33वां डिस्ट्रिक्ट बना है। कौन सा, 33वां डिस्ट्रिक्ट जो है ये मांजुली बना है असम राज्य का, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। और ये कामेंग नदी है, कामेंग नदी के किनारे पर एक जो है टाइगर रिजर्व, जिसको कहते हैं पक्के टाइगर रिजर्व या पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से इसको जाना जाता है। और यह नदी इंडिया चाइना बॉर्डर से निकलती है। कहां से निकलती है, इंडिया चाइना बॉर्डर से निकलती है। कौन सी नदी, कामेंग। कामेंग के तट पे कौन सा रिजर्व, टाइगर रिजर्व आपका है, पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, ये बात याद रखेगा। और मानस नदी के किनारे मानस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है। और यह टाइगर और एलिफेंट, टाइगर व एलिफेंट संरक्षण जोन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और यह नदी भूटान से निकलती है। कहां से निकलती है, भूटान से निकलती है। अगली है भूटान से निकलने वाली संकोश या गदाधर नदी। संकोश या गदाधर नदी, और इसी को कहते हैं स्वर्णकोसा नदी। क्या कहते हैं, स्वर्णकोसा। चाहे आप संकोश बोल लीजिए, चाहे गदाधर बोल लीजिए, चाहे स्वर्णकोसा बोल लीजिए, आप कोई सा भी बोल लीजिए, उसी का नाम है, ठीक है ना। और ये नदी जो है आके धुबरी में, असम का लास्ट पॉइंट, असम का लास्ट पॉइंट है धुबरी। कौन सा पॉइंट है, धुबरी। और यही धुबरी में जो है लास्ट नदी मिलती है आपकी संकोश या गदाधर या स्वर्णकोसा, ठीक है ना। इसके बाद जो नदी मिलेंगी अब वो बांग्लादेश में मिलेंगी। कहां मिलेंगी, बांग्लादेश में मिलेंगी। ओके, ये बात याद रहेगा। हाँ, ये लास्ट पॉइंट है असम का, असम का लास्ट पॉइंट है, यानी असम ये इसके बाद खत्म, इसके बाद खत्म। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर से मिलने वाली नदी कौन सी हो गई, सुबनसिरी।
कामेंग, मानस, संकोश या गदाधर और तीस्ता, ये सभी के सभी राइट एंगल से मिलने वाली हैं, राइट साइड से मिलने वाली हैं, राइट एंगल नहीं राइट साइड से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है ना। अब राइट साइड कैसे पता चला, आप नदी इस तरफ बह रही है, ऐसे बह रही है, तो राइट तो उधर ना होगा, ठीक है ना, ऊपर ही राइट होगा ना, तो ये राइट साइड से मिलने वाली सभी सहायक नदियां हो जाएंगी। ये लेफ्ट साइड से कोपिली जो मेघालय से निकल के आके मिलती है, धनसिरी जो नागालैंड से निकल के आके मिलती है, और ऐसे ही बूढ़ी दिहिंग या दिहिंग जो है आके यहाँ मिलती है, दिहिंग मुख में मिलती है, और ऐसे ही लोहित आके मिलती है, ऐसे ही दिबांग आके मिलती है, ठीक है ना। सब ये सब बाएं से मिलने वाली नदियां हैं, ये 5 जो है आपको बाएं से मिलने वाली नदियां हैं, और ये 5 जो है दाहिने से मिलने वाली नदियां हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कुल 10 हो गया, कुल कितने हो गए 10। याद कीजिएगा, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग या दिहिंग, ठीक, धनसिरी और कोपिली या कपिली बोलते हैं, ठीक है ना। ये 5 इधर से हो गए, इधर से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश या गदाधर या स्वर्णकोसा और तीस्ता, पूरा 10 नदी हो गई पूरा का। ये सहायक नदियां हैं, ये क्या है, ये सहायक नदियां हैं तीस्ता नदी की, तीस्ता की क्या है ये सहायक। और भारत व बांग्लादेश के बीच किस नदी का विवाद है, आप लोग बताएंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पे आप लोग यहां ध्यान दीजिए आप लोग। अब हम लोग देखें, भारत देख लिया हम लोगों ने, अब हम लोग देखेंगे बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बांग्लादेश में देखेंगे कि क्या कहानी बांग्लादेश की है, ठीक है। तो ये रंगपुर नामक जगह है, कौन सा जगह है, रंगपुर, बांग्लादेश का, जिसे फुलचेरी कहते हैं, फुलचोरी लिखा है लेकिन फुलचेरी है, क्या है, फुलचेरी है, याद रखिएगा। ये तीस्ता नदी जो है आके रंगपुर में मिलती है, और ये तीस्ता नदी के किनारे ही जलपाईगुड़ी है, पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। जलपाईगुड़ी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ओके, और जलपाईगुड़ी के समीप जो है आपका दार्जिलिंग वगैरह सब चाय की एग्रीकल्चर वहां पे की जाती है, खेती वहां पे की जाती है। और चाय की कृषि जो है वो नगदी कृषि है या कैसी कृषि है, खाद्यान्न कृषि है, कौन सी कृषि है वो, वह एक नकदी कृषि है, मतलब उसको डायरेक्ट बेचने के पर्पज से की जाने वाली कृषि को नकदी कृषि कहते हैं। डायरेक्ट बेचने के पर्पज से, कहने का मतलब हम गेहूं चावल तो उगाते हैं, लेकिन उसमें हमारा भी हित छुपा होता है, मतलब पैसा कमाना उद्देश्य सिर्फ नहीं होता है उससे अपना पेट पालन और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए हम लोग जो है उसका खेती करते हैं। ये सीमांत किसानों की बात हो रही है, और भारत में 60 से 65% जो है सीमांत किसान ही पाए जाते हैं। कैसे किसान पाए जाते हैं, सीमांत किसान। सीमांत किसान उन किसानों को कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भूमि कम होती है, मतलब 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से अब पद्मा नदी आएगी, पद्मा नदी जो है राज दरबार में मिलेगी, कहां मिलेगी, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चांदपुर के निकट जब मेघना नदी मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना, क्या हो जाता है, मेघना, ठीक है। और ये पूरा बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, और इसको क्या बोलेंगे, मेघना के नाम से जानेंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। सहायक नदियों के संदर्भ में तो हम लोग देख ही चुके हैं कि सहायक नदी कौन से दाएं से मिलती है, कौन सी बाएं से मिलती है। तो सुबनसिरी हो गया, ये बेकी एक छोटी नदी है, मानस, संकोश, तीस्ता, और वो कामेंग छूट गया, कौन छूट गया, कामेंग, कामेंग, ये नदियां, बेकी आप छोड़ दीजिएगा, बेकी मत याद कीजिए, कामेंग याद कीजिए, क्या याद कीजिए, कामेंग याद कीजिए, सुबनसिरी याद कीजिए, ठीक है, मानस याद करिए, संकोश, गदाधर याद रखिए, तीस्ता याद रखिए, ये दाएं से मिलने वाली। दिबांग, लोहित, दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग या धनसिरी, कोपिली जो है, ये सभी की सभी नदियां जो है बाएं से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है। कौन कहां से मिलने वाली हैं, बाएं। देखिए यही वो चेमयुंग डुंग ग्लेशियर है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसी ग्लेशियर का पानी पिघल के जो है ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में, मतलब उस मिल के ब्रह्मपुत्र नदी उसी से बहती है, इसी से शुरुआत के समय में, कहां से,
शुरुआत के टाइम पे। आइए देखिए हमारे सामने ढोला टू सादिया वाला ब्रिज है, ढोला टू सादिया वाला ब्रिज है, और ये ब्रिज के संदर्भ में हम आप लोगों से बात कर चुके हैं, ठीक है ना। थोड़ा समझ लीजिए शॉर्ट में। भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है, भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है जिसकी लेंथ 9.2 किलोमीटर है, ठीक है। और लोहित नदी पर है, भूपेन हजारिका पुल नाम है इसका। और भूपेन हजारिका जो है इनको भारत रत्न 2019 में दिया गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण और पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया है, ठीक है ना। पद्म विभूषण और पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया है। तो ये भी बात एक पॉइंट है और इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। कोई दिक्कत है? आइए आगे। अगला पुल है बोगीबील पुल, आपका जो रेल और सड़क पुल है, दोनों है, और ये भी असम में है, ठीक है ना। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। डीमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है, जैसा ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। और सड़क रेल संयुक्त पुल है, ठीक है ना। और ये कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। आगे देखिए, सादिया से धुबरी तक जो है वो मैदान है पूरा, वो पूरा क्या है? मैदान है। और सादिया से धुबरी तक का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, 891 किलोमीटर लंबा है, 891 किलोमीटर। अब ये जलमार्ग है तो आपके दिमाग में यह प्रश्न नहीं उठा कि जलमार्ग 1 कहाँ है? तो वाराणसी के रामनगर से लेके हल्दिया तक, कोलकाता तक। समझ में आया कि नहीं? वाराणसी के रामनगर से कोलकाता तक ये नदी पर स्थित बंदरगाह है, नदी पर स्थित बंदरगाह है। तो ये याद रखिएगा कि 1 जो है वाराणसी से कहां तक है? कोलकाता हल्दिया तक है। ओके, याद रखिएगा। आगे आइए, तीस्ता नदी के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तीस्ता नदी क्या है भैया? चोलामू झील से निकलती है और जेमू ग्लेशियर से निकलती है। किससे निकलती है? जेमू ग्लेशियर। और क्या है? झील का नाम चोलामू झील है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यह झील है। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है ना। सहायक नदियों की बात करें तो रंजीत नदी है दाईं ओर से मिलने वाली, रंको नदी है बाईं ओर से मिलने वाली। रंजीत को याद रखिएगा, इसका नाम रियल रंजीता है। क्या नाम है? रंजीता, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुड़ी शहर है, जैसा मैंने पहले ही बताया। मुहाना जो है रंगपुर बांग्लादेश में, ये भी आप देख ही चुके हैं। 1987 से पहले ये गंगा की सहायक थी, तो बाद में कन्वर्ट कैसे हो गई कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक हो गई। तो इसने अपना मार्ग बदल दिया, नदी ने क्या किया? अपना मार्ग बदल दिया। गंगा में मिलने की जगह अब ब्रह्मपुत्रा से मिलती है 1987 के बाद से, ठीक है ना। और देखिए ये वही झील है, चोलामू झील। कौन सी झील है? चोलामू झील है, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ये। ओके, चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। याद रखिएगा, राज्य का नाम पूछे तो आपको याद रखना है कि वो राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। मानस नदी के संदर्भ में थोड़ा देख लेते हैं। इसका उद्गम दक्षिणी भूटान से होता है, भूटान के निचले हिस्से से, भूटान के निचले हिस्से से। और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है, टाइगर रिजर्व तथा हाथी संरक्षण केंद्र है। यहाँ पे टाइगर रिजर्व हाथी संरक्षण केंद्र है। यूनेस्को की विश्व हेरिटेज साइट में यह शामिल है, विश्व हेरिटेज साइट में इसका नाम शामिल किया गया है। और सर्वाधिक जैव विविधता के लिए पूर्वी भारत में यह जाना जाता है, सर्वाधिक जैव विविधता के लिए उत्तरी पूर्वी भारत में यह जाना जाता है। लेकिन पूरे भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है आप लोग बताएंगे। आइए भूटान की मुख्य नदी की बात करें तो भूटान की मुख्य नदी जो है मानस नदी है, और मुहाना जो है जोगी धोपा में, असम में। जोगी धोपा आप देखे हैं ना, सारी की सारी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां जो है भारत में मिलने वाली वो असम राज्य में मिलती हैं। पहली बात तो यह याद रखें कि ब्रह्मपुत्रा की जितनी भी सहायक हैं सबकी सब असम में आके मिलती है। कहाँ मिलती हैं? असम में आके मिलती है, तो डाउट नहीं है। लेकिन याद रखा भारत में कुछ ही तब, वैसे तो आप देख रहे हैं बांग्लादेश में भी मिल रही हैं, जैसे कि तीस्ता जाके बांग्लादेश में मिलती है, आपकी गंगा खुद जाके बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है। बराक खुद नदी जाके मिलती है, मेघना खुद जाके बांग्लादेश में मिलती है। तो मैंने कहा जितनी नदियां, मतलब भारत में जितनी भी नदियां हैं उनको, जो इधर ऊपर वाले अरुणाचल प्रदेश और असम की बात हो रही है,
वहां से जितनी निकलती हैं सब की सब जो है असम में ही मिल जाती हैं। किससे? ब्रह्मपुत्रा से। आइए आगे सुबनसिरी की बात करते हैं। सुबनसिरी की, तो सुबनसिरी जो है इसका उद्गम जो होता है तिब्बत से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और लखीमपुर असम में आके किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्रा से। देखा था ईओ असम में आके मिली है ना। आप देखा क्या कहा था? इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द, ये ब्रह्मपुत्रा मतलब ये कंट्रीब्यूटिंग जो है यहाँ पे देखिए 7.92% द ब्रह्मपुत्रा टोटल फ्लो, मतलब पानी का जितना फ्लो है ब्रह्मपुत्रा का उसमें से 7.92% जो है अकेले अकेले किसका है? सुबनसिरी का है। सुबनसिरी का है। ब्रह्मपुत्रा तो 100% है ना, सुबनसिरी का है 7.92%। ओके, क्या क्या बोल रही हैं? सुबनसिरी का पानी है 7.92%। ठीक है, आइए सुंदरबन डेल्टा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सुंदरबन डेल्टा जो है एक ज्वारी वन क्षेत्र है। क्या है? ज्वारी वन क्षेत्र। ज्वारी वन क्षेत्र उनको कहते हैं जो समुद्री तट पर उस क्षेत्र में हमेशा ज्वार आते हो तो उस क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को ज्वारी वन कहते हैं। और सुंदरवन का नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की भांति, जब भगवान श्री कृष्ण जो है बंसी बजाने के लिए जब खड़े होते हैं तो थोड़ा सा तिरछे टाइप में खड़े होते हैं ना, तो उसी तरह से सुंदरी वृक्ष की आकृति होती है जिसके कारण वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। तो उस वृक्ष का नाम सुंदरी रखा गया, जिसके कारण बाद में इसमें पाए जाने वाले वन को सुंदर वन कहा गया। क्या कहा गया? सुंदर वन कहा गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसे ज्वारी वन या मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। ज्वारी वन या मैंग्रोव वन कहा जाता है या मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जानते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारी वन जो है पश्चिम बंगाल में है। याद रखा कि पश्चिम बंगाल के हुगली नदी से लेके बांग्लादेश के बालेश्वर नदी के बीच पूरा फैला हुआ है सुंदरवन। पूरा क्या है? सुंदरवन फैला हुआ है दूर दूर तक पूरा बांग्लादेश। सोचिए पश्चिम बंगाल के हुगली से बांग्लादेश के बालेश्वर नदी के मुहाने तक पूरा फैला कौन है? सुंदरवन। और सुंदरवन में जो वृक्ष पाए जाते हैं कुछ इस तरह से पाए जाते हैं और इनके फल तभी जमीन पर गिरते हैं जब वो उनकी जड़ें निकल जाती हैं। फलों की जड़ें निकल जाए मतलब वो जम जाता है पेड़ में ही फल जो होता है, फ्रूट्स जो होता है वो जम जाता है और गिरने के फलस्वरूप तुरंत जमीन को वो जकड़ लेता है, जिसके कारण जब भी ज्वार आए तो उसको बहा के अपने साथ न ले जा पाए। तभी तो उसमें वनों का विकास हो पाया। प्रकृति ने हर एक व्यक्ति, हर एक जीव को अत्यंत शक्ति प्रदान की है और बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां प्रदान की है जिसको आपको यूज करने की जरूरत है। ठीक है ना। और वो वृक्ष जो है अपने उगने वाले पौधों को ऐसी एनर्जी दे चुके हैं कि अब जो है कोई भी फल जो है बिना जड़ उत्पन्न किए जमीन पर गिरता ही नहीं है। ठीक है ना। जिसके कारण वहां पे वनस्पतियों में विकास होता है। नहीं तो क्या पता चला कि ज्वार आया और सारे बीजों को उठा ले गया कहां? बीच समुद्र में। कुछ जमेगा? कुछ नहीं जमेगा, यानी वनस्पति सारी हो गई खत्म। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो एक प्रमुख बात है। और सबसे अधिक ज्वारी वन पूछे, मैंग्रोव वन पूछे, सुंदर वन इस तरह का पूछे आपसे तो आपका होगा पश्चिम बंगाल। और दूसरा राज्य पूछे तो आपका गुजरात का कच्छ। गुजरात का कच्छ, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए सुंदरवन आपका इस तरह से फैला हुआ है, आप देख सकते हैं फिगर में कि सुंदरवन जो है कुछ इस तरह से नदियों के बीच, नदियां देखिए ऐसे ऐसे सभी जगह फैली है। ये पूरा आपको दिख रहा है ना, पूरा सुंदरवन है। पूरा का पूरा क्या है? सुंदरवन है पूरा का पूरा। ठीक है ना। आगे बात करें, ज्वारी वन पश्चिम बंगाल में हो गया। और 2 पॉइंट और है इसमें। पृथ्वी का गुर्दा या किडनी किसको कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? ये 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है ना। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि ये प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। पृथ्वी का गुर्दा किसे कहते हैं या किडनी किसे कहते हैं और पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, ये आप लोगों का
आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर करना है तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। आइए आगे आते हैं हम लोग। लास्ट पॉइंट हम लोग पहुंच चुके हैं। लास्ट पॉइंट है हम लोगों का मानजुली नदी द्वीप। मानजुली नदी द्वीप जो असम का 33वां जिला बना है। असम का 33वां जिला। ये देख रहे हैं मानजुली नदी द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में। कहां है? ब्रह्मपुत्र नदी में मानजुली नदी द्वीप है। लोग यहीं पे रहते हैं। सैटेलाइट इमेज है ये। कैसा इमेज है? सैटेलाइट इमेज है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने लोग बसे हुए हैं यहाँ इस द्वीप पर। यहाँ खेती भी करते हैं लोग, सब कुछ कार्य होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का आप